फिर तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके बैठे हो, तो फिर तो आप वहां पर कभी भी आकर बिजनेस कर सकते हो। हाउ यू कैन प्रूव द ओकेजन वाला पॉइंट, मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। तो आई होप ये पॉइंट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गुड्स और सर्विसेज दोनों के रेस्पेक्ट में है, ये मैंने आपको बता दिया था। यहां पर सर्विस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, और सर्विस को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब मैं इसको इंटर स्टेट से कंप्लाई करवा दूंगा। बिजनेस तक देखो, गुड्स तक तो ठीक था, क्योंकि गुड्स में तो समझ में आ रहा है ना कि गुड्स में तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा। इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्री। इफ माई रेसिपिएंट इज गेट आइडेंटिफाइड बाय एनी मीडियम, देखो जब इंटरनेट नहीं था, जब अमेजोन नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, सब कुछ खत्म कर दो, आज से 20 साल पहले चले जाओ और 20 साल पहले जाके सोचो जब आपके पास में वैट था, सर्विस टैक्स था 1994 में। मुझे बस ये बताओ कि भाई उस टाइम पर अगर मुझे अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माल बेचना होता था तो मैं कैसे बेचता था? हाउ आई एम गोइंग टू ब्रेक द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ माई स्टेट? मैं कहता हूं भाई माल बेचना होता था, उसके लिए आपके पास में कोई रेसिपिएंट तो होना चाहिए ना उस स्टेट के अंदर। तो पहला मुद्दा तो यह है कि हाउ द रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाई इन एनी अदर स्टेट। रेसिपिएंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 साल पहले क्या रेसिपिएंट आपको उस स्टेट में आइडेंटिफाई हो जाता था? द आंसर इज नो। हर आदमी अपने ही स्टेट में बिजनेस करता था, मैक्सिमम बिजनेस अपने ही स्टेट में होता था, और जो दूसरे स्टेट में बिजनेस होता था ना वो उसी तरीके से होता था। किस तरीके से? एजेंट के थ्रू। वहां पर आप अपनी ब्रांच खोलते थे, यानी कि वहां पर आप एक परमानेंट बिजनेस प्लेस लगाते थे। कंपनीज को ग्रो होना होता था तो कंपनीज क्या करती थी? दूसरे स्टेट में जाकर अपना बिजनेस लोकेशन वहां पर एस्टेब्लिश करती थी और फिर वहां पर अलग से बिजनेस कंडक्ट करती थी परमानेंट बेसिस पर। तो या तो आप ब्रांचेस लगा सकते थे आज से 20 साल पहले, या तो आप ब्रांचेस लगाते, और वो ब्रांचेस क्योंकि वहां लगती उस स्टेट के अंदर, फिर वहां पर रेसिपिएंट आइडेंटिफाई होता। क्योंकि जिस स्टेट में जाकर मैं दुकान लगा के बैठ गया, अब यहां के लोग क्या है, अब यहां के लोगों को मैं आइडेंटिफाई करके माल बेच सकता हूं, बट मैं अपने स्टेट में बैठकर यहां के लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ओके सर, ये मैं गुड्स की बात कर रहा हूं 20 साल पहले। और क्या मीडियम हो सकता था सर? मैंने बताया ना, एजेंट के थ्रू। या तो खुद जाकर ब्रांच लगाओ या अपना एजेंट अपॉइंट करो, फिर वो एजेंट वहां पर ढूंढेगा। द क्वेश्चन इज ऑफ आइडेंटिफाइंग द रेसिपिएंट, आई एम टेलिंग यू, दैट्स इट। रेसिपिएंट आइडेंटिफाई कर लिया, बात खत्म। अब आगे आ जाओ सर्विस। अब 20 साल कट टू 2023। अब 2023 में क्या हो गया साहब? सब कुछ आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, टेलीग्राम आ गया, अमेजोन आ गया, मिंत्रा आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया। अब क्या करें? अब इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या कर रहे हो? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच ऑल ओवर इंडिया। आपने ये पूरा इंडिया भारत महान जिसको आप बोल रहे हो ना भाई, आपने ऊपर ही ऊपर, सबके ऊपर क्लाउड पर एक बिजनेस रख दिया। और जब आपने क्लाउड पर एक बिजनेस रख दिया तो वो क्लाउड से क्या है, वो हर स्टेट में उसकी एक्सेसिबिलिटी आ गई। तो अब एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया इंटर स्टेट सेल का। क्या पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता था? नहीं होता था। पहला आज से 20 साल पहले इंटर स्टेट क्या था ही नहीं भाई। सोचो तुम्हारे पास प्रोविजन ही नहीं थे लॉ के अंदर। आपका सीएसटी कैसे आया? सेंट्रल सेल्स टैक्स। आपका मॉडवेट कैसे आया? अगर आप समझने की कोशिश करोगे मॉडवेट को, सेंट्रल सेल्स टैक्स को, क्यों सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है? क्योंकि इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उसके लिए फिर वो सी फॉर्म की झंझट थी। ये सब क्यों था? बिकॉज आपके पास बिजनेस ही इवॉल्व नहीं था, तो लॉ कहां से इवॉल्व होता? तो इसलिए सेंट्रल को आना पड़ा इंटर स्टेट के केस में। ये इंटर स्टेट की लड़ाई तो खत्म करी है आईजीएसटी के थ्रू। डेस्टिनेशन बेस्ड, ओरिजिन बेस्ड, ये लड़ाई क्यों है? थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे तो लड़ाई इसलिए ही है कि 20 साल पहले, 25 साल पहले इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते ही नहीं थे, क्योंकि दूसरे स्टेट में आप रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते थे। अब आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट आ गया। तो अब एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया साहब कि अब मैं अमेजोन से मंगा लूंगा, फ्लिपकार्ट से मंगा लूंगा, मिंत्रा से मंगा लूंगा, तो इंटर स्टेट तो दबाकर कंफर्मेशन ले ही गया पूरी की पूरी। लेकिन अभी भी जो लोग आपके पास फिजिकली ही बेचना चाहते हैं दूसरे स्टेट में एंटर करके, उनका क्या? तो उनके लिए यहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। अब कट टू सर्विस। सर्विस के केस में क्या है? उड़ीसा से फोन आता है कि साहब हमको एमएम सर से कंसल्टेंसी लेनी है, 1 आवर वीडियो मीटिंग। हमने कहा जी साहब कोई दिक्कत की बात नहीं, जो फीस है हमारी वो आप पे कर दीजिए। फीस का पेमेंट हो जाता है, मेरी टीम जो है वो बुकिंग कर देती है, अपॉइंटमेंट ले लेती है, और उस टाइम पर मैं वीडियो कॉल पर बैठ जाता हूं। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने लाइव बैठा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं बैठ जाता हूं। तो जो भी वहां पर उनको डिस्कशन करना होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बतानी होती हैं, मैं उनसे पूरे फैक्ट्स, जैसे कि अभी एनालिसिस कर रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट उनसे सवाल पूछता हूं कि मेरे को इन सारे सवालों के जवाब दो। क्योंकि देखो डॉक्टर हूं मैं एक तरीके का, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? डॉक्टर है। तो सामने वाले पेशेंट को बीमारी है, अब पेशेंट को बीमारी है, डॉक्टर को सॉल्व करनी है, तो डॉक्टर को बारीक से बारीक डायग्नोसिस करना पड़ेगा उसके बिजनेस का। मुझे छोटा से छोटा फैक्ट चाहिए, भाई तेरा ड्राइवर आता कहां से, ड्राइवर किस गाड़ी में बैठकर आता है, ड्राइवर जूते कौन से पहनता है, मुझे सब चाहिए भाई साहब। ड्राइवर की खुद की ड्रेस है कि तू ड्राइवर को ड्रेस देता है पहनने के लिए?
मैंने एक शॉर्ट डाला था थोड़ा टाइम पहले, और शॉर्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि मर्डर जब होता है तो मर्डर को किस तरह से एनालाइज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड को उसी तरह से एनालाइज करना है, उस रूलिंग को उसी तरह से एनालाइज करना है। हर रूलिंग हर जगह नहीं लगाई जा सकती जस्ट बिकॉज कि कुछ फैक्ट्स कॉमन है। एवरी सिंगल फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी कॉमन, तभी वो रूलिंग एज इट इज एप्लीकेबल होगी। तो यहां पर भी मैं वही बात आपके सामने कर रहा हूं कि आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। अब सर्विस के केस में मैंने क्या बोला कि इंटरस्टेट हो जाएगा साहब, ऑलवेज नहीं, सर्विस ऑलवेज इंटरस्टेट हो जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात कि मुझे आइडेंटिफाई कैसे करेगा रेसिपिएंट को दूसरे स्टेट में। अगर वो मुझे गूगल से, मुझे यूट्यूब से, मुझे मेरी वेबसाइट से या और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे अगर वो आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे लिंक्डइन वगैरह, तो ठीक है, इंटरस्टेट हो गया। लेकिन अगर मुझे इसके अलावा करना है तो कैसे करूंगा? तो वहां पर मैं क्या करूंगा, वहां पर मैं अगेन किसी एग्जीबिशन का पार्ट बनूंगा, अगेन वहां पर जाकर फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रेनिंग या सेमिनार मुझे देना है तो वहां पर जाकर दूंगा। नाउ द पॉइंट इज अगेन द सेम थिंग कि वहां पर जाकर जो मैं दे रहा हूं कितने दिन का स्टे है, वो इंटरस्टेट तो बनेगा, बट अगेन स्टे इज देयर वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर फिर वो 10 लाख 20 लाख वाला झंझट सर, हाँ उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि वो 10 लाख 20 लाख वाला झंझट क्या है, इंटरस्टेट के रेस्पेक्ट में झंझट क्या है, अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो क्या मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन लेना है, दैट ऑल वी विल लुक इनटू इट फॉर श्योर। बट आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स और सर्विसेज। तो सर्विसेज के रेस्पेक्ट में भी मैंने बोला कि अगर मैं ट्रेनिंग्स लेने जा रहा हूं, वेबिनार्स लेने जा रहा हूं, सेमिनार्स लेने जा रहा हूं, कितने टाइम का सेमिनार है, कितने दिन का स्टे मेरा होगा, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, मैं वर्चुअली दे रहा हूं, तब तो दिक्कत ही नहीं है, मैं अपने स्टेट में बैठा हुआ हूं। लेकिन अगर मैं फिजिकली जाकर दे रहा हूं उस स्टेट की बाउंड्री में एंटर करके, तो एक क्वेश्चन मार्क वहां पर लग जाएगा कि क्या मुझे वहां पर अब एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेना था। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड टू बी देयर। अब अगर ये ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है और मैं फिजिकली जाके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखो एक बात को समझो, अगर मुझे मेरे स्टेट में पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया है और मेरा पहले ही यहां पर क्या हो चुका है, एक ट्रांजेक्शन हो चुका है, नाउ आई एम एंटरिंग फिजिकली इनटू एनी अदर स्टेट जस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग दैट ट्रांजेक्शन, वो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बात है यहां पर बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, मतलब कि रेसिपिएंट को आइडेंटिफाई ही मैं अगर उस स्टेट में एंटर होने के बाद में कर रहा हूं। यहां पर आपको टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। टाइमलाइन के अंदर अगर पहले मेरा आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, देखो इधर सर्विस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तो यहां पर हो सकता है बहुत सारे जने गलत इंटरप्रेट कर ले मेरी बात को और कह दे साहब कि अच्छा ये जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग लेने जाते हैं ना, इन सबका करवाओ भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज रजिस्ट्रेशन। नहीं, रुको बाबा रुको, दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग लेने जाना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट में फॉल नहीं करेगा। इधर देखो, सिर्फ ट्रेनिंग लेने जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो मेरे पास फोन कॉल आता है कि साहब आपको हमारे स्टेट में ट्रेनिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहां से हूं, राजस्थान से हूं, तो काफी बार मुझे दूसरे स्टेट्स में बुलाते हैं, मैं जाता हूं, बड़ी खुशी खुशी जाता हूं, ट्रेनिंग लेकर आता हूं। मुझे बुला लिया साहब पंजाब, कहां बुला लिया, पंजाब से बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, पंजाब बुला लिया साहब। अब पंजाब बुला लिया तो पंजाब बुलाने के लिए पहले ही मेरे साथ में क्या हो चुका है, एक जब मैं राजस्थान में ही था मुझे ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया गया। तो मेरा, क्योंकि मैं वहां पर सप्लायर बनूंगा, मैं वहां पर सर्विस देने जा रहा हूं काहे की ट्रेनिंग की, तो मेरा रेसिपिएंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है एट दैट टाइम। अभी मैं पंजाब की टेरिटरी में एंटर नहीं करा, अभी मैं अपनी राजस्थान की टेरिटरी में ही हूं। बिजनेस बाउंड्रीज को अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आई एम इन द टेरिटरी ऑफ राजस्थान एंड आई एम आइडेंटिफाइड एंड द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। यहां पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो लोग मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट मुझे ट्रांसफर कर देते हैं, जो भी मेरी फीस है वो ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट हो जाता है, भाई साहब की 3 दिन की ट्रेनिंग है, ये एग्रीमेंट साइन हो गया, नो इट्स कंप्लीट। अब जब थर्ड स्टेप पर, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, नाउ स्टेप नंबर 3, व्हेन आई एम एंटर इनटू, अब मैं एंटर करूंगा, एंटर इनटू पंजाब, अब मैं एंटर कर रहा हूं फिजिकली पंजाब की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, तो अब आप मुझे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम एंटरिंग इनटू जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। तो एग्जीक्यूशन के लिए जाना इज नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब है कि आपका एग्रीमेंट ही उस स्टेट में होना चाहिए एंटर होने के बाद। आई होप दोनों में समझ में आया होगा, एक ये है और दूसरा क्या है, दूसरा है जब एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आप
पहले गए हो उस स्टेट के अंदर, मैं पहले पंजाब में अपना एक ऑफिस लगाता हूं 90 डेज के लिए। सुनो, वहां पर मैं 90 डेज के लिए अपना एक ऑफिस लगाता हूं, और उस ऑफिस को लगाने के बाद मेरे पास में एक एग्रीमेंट आता है उस स्टेट में बैठे बैठे, उसके बाद में मैं उसे एग्जीक्यूट करता हूं और फिर वापस मैं राजस्थान आता हूं। दिस इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो जैसे डॉक्टर्स का कैंप लगता है, तो डॉक्टर जो कैंप लग रहा है ना, कैंप लगने के बाद वहां पर पेशेंट आता है उस स्टेट का, दैट इज अ बेस्ट कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसी तरह से अगर हम जीएसटी एडवाइजरी कैंप लगाते हैं, हालांकि इतनी बुरी हालत अभी आई नहीं है कि कैंप लगाना पड़े स्टेट स्टेट में जा जाकर, लेकिन अगर जीएसटी एडवाइजरी कैंप लगाना पड़ रहा है किसी स्टेट में जाकर, और वहां बैठा हूं साहब मैं अपनी छोटी सी कोई कुटिया लेकर, वहां पर छोटा सा एक बिजनेस प्लेस लेकर, अपना बिजनेस ऑफिस लेकर, जो मैंने टेम्पररी पर्पस के लिए रेंट पे लिया है। क्यों? क्योंकि वो तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पहले से नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब हम वहां पर कैंप लगा के बैठे हैं, अब जो भी आकर वहां पर हमसे एडवाइजरी ले रहा है, तो क्या हम यहां पर पहले राजस्थान में थे कि पहले पंजाब में थे? सर आपने पहले पंजाब में एंट्री ले ली, यानी आप पहले ही ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस ब्रेक कर चुके हो, पहले ही आप ज्योग्राफिकली एंटर कर चुके हो दूसरे स्टेट के अंदर, और उसके बाद आपके पास में आपका क्लाइंट आ रहा है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पहले वाले केस में मैं ऑलरेडी राजस्थान में था, मैं अभी पंजाब में एंटर नहीं करा था और मेरा एग्रीमेंट डन हो गया। आप बस ये देखो एग्रीमेंट डन होने की लोकेशन क्या है। अगर एग्रीमेंट डन हो रहा है दो स्टेट्स के बीच में, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा, फिर भले ही वो इंसान बाद में आकर वहां पर फिजिकली उसको एग्जीक्यूट कर रहा हो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही डन हुआ है उस दूसरे स्टेट के अंदर जाने के बाद, मतलब फिजिकली एंटर करने के बाद दूसरे स्टेट के अंदर, वहां पर अगर आपका एग्रीमेंट डन हुआ है, देन यू आर प्रीवियसली रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो मैंने गुड्स का एग्जांपल समझा दिया, सर्विसेज का एग्जांपल समझा दिया आपको, और जो माइन्यूट डिफरेंस है इंटर स्टेट का और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का इन गुड्स एज वेल एज इन सर्विसेज, दोनों समझा दिया। और यहां पर हमने ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार ये जो लेने जाते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी यहां पर डिस्कस कर लिया कि उनको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी। आई होप यहां तक आपको कोई भी क्वेरी नहीं है। परफेक्ट सर, आगे चले। हाँ सर आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद में क्या कहानी है। इसके बाद में बात यह है कि आपके पास में आता है प्रिंसिपल एजेंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। फिजिकल बाउंड्री कौन क्रॉस कर रहा है? आप क्रॉस कर रहे हो, आपके बिहाफ पे आपका एजेंट क्रॉस कर रहा है, या कोई भी थर्ड पर्सन क्रॉस कर रहा है, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं है। उसके बाद में आता है सप्लाई। नाउ द पॉइंट इज you are entering physically into the territory of any other state just for the purpose of display of your products or display of your services, or you are actually making any supply there. सप्लाई होनी जरूरी है। सिर्फ मेरा दूसरे स्टेट की फिजिकल बाउंड्री में एंटर करना ही इस बात को वो प्रूव नहीं कर देता कि मुझे वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था। नहीं, सिर्फ फिजिकली एंटर करना मेरे पे ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता कि मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का पहले रजिस्ट्रेशन लूं उसके बाद ही जाऊं। पहले मुझे ये देखना है कि क्या वहां पर सप्लाई अकर होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्या वाकई में मैं माल को सिर्फ वहां पर डिस्प्ले करने जा रहा हूं, या वाकई में मैं वहां पर माल को बेचूंगा भी। मैं वहां पर सिर्फ अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करने जा रहा हूं, या वाकई में मैं वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड भी करने वाला हूं। तो कहने का मतलब क्या है, उसी टाइमलाइन को जो मैंने अभी आपको समझाया था, आप जाते हो पंजाब में, फिजिकली एंटर करते हो पंजाब की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, और वहां पर आप अपनी सर्विसेज को सिर्फ क्या कर रहे हो? डिस्प्ले। बड़े बड़े शब्दों में सुनना मेरी बात को, गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हो? सिर्फ डिस्प्ले, लोगों को सिर्फ आकर्षित कर रहे हो एक तरीके से। यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, और फिर चुपचाप आप वापस अपने स्टेट में चले जाते हो। अब आपके पास में जो भी कॉल्स आ रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, अब बात खत्म। अब वो कैजुअल एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो रहे, बिकॉज यू आर अगेन इन योर ओन फिजिकल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। और अब जो ऑर्डर आप ले रहे हो, दैट इज द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। ये आपके पास में क्या बनेगा? इंटर स्टेट सेल बनेगा। आई होप ये बात भी अब आपको समझ में आई होगी कि सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए अगर मैं दूसरे स्टेट में एंट्री ले रहा हूं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए, बेचूंगा नहीं, एक रुपया भी मैं वहां पर उस स्टेट में कलेक्ट नहीं करूंगा, एक एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा, एक रुपए की भी सप्लाई मैं उस स्टेट में नहीं करूंगा। मैं सिर्फ दिखाकर आ जाऊंगा, समझाकर आ जाऊंगा, बताकर आ जाऊंगा वापस से अपने स्टेट में। अब अगर उसको पसंद आता है तो वो डायरेक्टली मुझे मेरे स्टेट में क्या करेगा? ऑर्डर देगा। मैंने क्या बोला? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? अगर पहले से कस्टमर आइडेंटिफाइड है, या वहां जाकर कस्टमर आइडेंटिफाइड हो गया और फिर वापस आप अपने स्टेट में आ गए बिना एग्रीमेंट करे, बात खत्म, बात खत्म। देखो, अगर आपने वहां पर ऑर्डर भी ले लिया, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेमेंट ही आना चाहिए,
वहां पर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया, ऑर्डर ले लिया, मतलब वहां पर अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया ना तो दिक्कत है। या तो क्या करो, उस स्टेट में जाओ, मेरी बात को सुनो, आप उस स्टेट में गए, उस स्टेट में गए और आपने मैनुअल ऑर्डर्स ले लिए, इनवॉइस 1 रुपए की भी इशू नहीं करी। ध्यान रखना, आपने क्या करा, आपने सिर्फ एक्सेल फाइल बनाई कि हाँ भाई तेरे को खरीदना है, ओके, तेरे को खरीदना है, ओके, और सबके मोबाइल नंबर लेकर आप वापस आ गए। क्या आपने वहां पर कोई भी माल बेचा, कोई भी इनवॉइस इशू करा, कोई भी पेमेंट लिया? द आंसर इज नो। मैं गया, मैंने सिर्फ लोगों से उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और मैनुअल ऑर्डर ले लिए, इनवॉइस इशू एक का भी नहीं करा। मैंने उन सबको बोला कि हम हमारे स्टेट में वापस जाएंगे और वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम आपके ऑर्डर लेंगे। अब यहां पर एक क्वेरी, अगेन मैंने बोला ना कि जितना आप यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाओगे उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यहां पर एक क्वेरी आ सकती है कि सर अगर मेरा ऑनलाइन बिजनेस है और फिर मैं दूसरे स्टेट में चला गया और दूसरे स्टेट में जाकर अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर्स ले रहा हूं, व्हाट अबाउट दैट? अब बताओ उस केस में आप क्या करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा केस ले लो, जीएसटी बाय एमएम। कहां पर हूं? फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं राजस्थान में लोकेटेड हूं, यानी मेरा फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस राजस्थान में है। मैं जाता हूं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मेरा कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वहां पर मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ट्रेनिंग का एग्रीमेंट पहले ही हो गया था, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब ट्रेनिंग का एग्रीमेंट मेरा पहले ही हो गया था, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि फिजिकल बाउंड्री में जो क्रॉस कर रहा हूं ट्रेनिंग देने के लिए, इट इज जस्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एज एन इंटरस्टेट सेल। ओके सर, ये तो इंटरस्टेट सर्विस हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले फिजिकली एंटर नहीं करा था दूसरे स्टेट में। ध्यान से सुनना, हाँ सर। अब मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा हूं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए जाना इज नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये हम ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं। अब मैं वहां पर गया, मैंने ट्रेनिंग दी, मेरी ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई, मजा ही आ गया, लोग खड़े होकर तालियां बजाने लग गए साहब कि इससे बढ़िया जीएसटी तो भाई आज से पहले हमने समझा ही नहीं था। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, हमने भी कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो द पॉइंट इज कि सेमिनार या जो भी मेरा ट्रेनिंग सेशन था खत्म होने के बाद कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे पास में आते हैं, उसमें जीएसटी ऑफिसर्स भी थे, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, एडवोकेट्स भी थे। उन्होंने बोला साहब आपका कोर्स चाहिए साहब, ये तो आपने ट्रेलर दिखा दिया साहब, ये 2 घंटे की ट्रेनिंग से 3 घंटे की ट्रेनिंग से हमारा पेट नहीं भरेगा, आपका कोर्स चाहिए हमको। नाउ बात को ध्यान से सुनना, अब मैं उनको क्या बोलूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उनको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा, दैट्स इट। आई एम जस्ट शेयरिंग लिंक, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, आई एम जस्ट शेयरिंग द व्हाट्सएप लिंक ऑफ माई वेबसाइट ऑफ माई प्रोडक्ट। मैं वहां पर अपने प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर रहा हूं, मेरी वेबसाइट का या प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर रहा हूं, और मैं अपने स्टेट में वापस आ जा रहा हूं। अब वो उनका टाइमिंग क्या है ऑर्डर करने का, डजंट मैटर। मैं उस स्टेट में था, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, मैं उस स्टेट से वापस आ गया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ये भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं बनेगा, बिकॉज मैंने खुद ने वहां पर कोई भी किसी की टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करी। मेरी जो राजस्थान वाली ब्रांच है वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रही है, दैट इज अगेन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। वो इंटर स्टेट कोर्स की परचेज मानी जाएगी, ध्यान रखना। मैं सिर्फ अब आप बोलोगे सर आप क्या करके आए? मैं सिर्फ वहां मार्केटिंग करके आ गया, दैट्स इट। तो मार्केटिंग करके आना इज एज सेम एज प्रोडक्ट डिस्प्ले करके आना। क्या बोला मैंने? मार्केटिंग करके आना इज एज सेम एज प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके आना। मैंने माल नहीं बेचा सर, ऐसे कैसे? आपने माल बेचा? मैंने नहीं बेचा दोस्त, मैंने सिर्फ उनको मार्केटिंग करी। दूसरे स्टेट में जाकर मार्केटिंग करने के लिए आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डेफिनेशन जाके पढ़ लो, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सप्लाई होनी जरूरी है। मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, मुझे डेफिनेशन याद है और मैं ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा भी चुका हूं। आप जाकर देख सकते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस पे भी आ रहा हूं मैं, बिजनेस वाला भी एग्जांपल लूंगा मैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सप्लाई होना जरूरी है, मतलब कि आपको खुद को उस टाइम पर वहां पर इनवॉइस इशू करवाना पड़ेगा। द आंसर इज यस। अब आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके क्या बोलोगे कि सर अगर वहां पर किसी को ऑर्डर करना नहीं आ रहा और आप खड़े होकर ऑर्डर करवा रहे हो कि यहां क्लिक कर, यहां क्लिक कर, ऐड टू कार्ट कर और इनवॉइस इशू कर, वो क्या वो वहां पर एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन काउंट हो जाएगा? द आंसर इज नो अगेन। द आंसर इज नो अगेन। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर से वही हो रहा है कि गुड्स सोल्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, रेसिपिएंट आइडेंटिफाई हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। क्या मैं वहां पर उसको फिजिकली बेच रहा हूं क्या? अब सोचो अगर मैं वहां पर पेनड्राइव्स लेके जाता मेरे कोर्स की, इसका ऑल्टरनेट बताता हूं ना मैं, यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर अब तो आपने बिकवाया, चलो पहले मानते हैं कि आपने फैक्ट्स ऑफ द केस के मुताबिक पहले आपने सिर्फ लिंक शेयर कर दिए सबको कि भाई ये लिंक है मेरे प्रोडक्ट का, यहां पर जाके परचेस कर लो। अब वो खुद परचेस करे उसी टाइम पर या आप राजस्थान में आ जाओ उसके बाद परचेस करें, डजंट मैटर, क्योंकि आप तो मार्केटिंग करके आए। आपने बोला ना आप तो मार्केटिंग करके आए, मार्केटिंग करना इज नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ओके।
क्योंकि सप्लाई, ये सप्लाई वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ उस केस के अंदर, आपने सप्लाई नहीं करी वहां पर। लेकिन अगर आप खड़े होकर वहां पर बुकिंग करवा रहे हो खुद, आप बोल रहे हो कि देखो साहब आपको खरीदना है, उसने कहा हाँ जी साहब खरीदना है, तो बोले यहां क्लिक करो, यहां क्लिक करो, अब पेमेंट कर दो, तो ये तो आपने सोल्ड करवाया नहीं, ये भी मैंने मार्केटिंग करवाई, ये भी मैंने नहीं बेचा, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली मेरी राजस्थान वाली ब्रांच ने ही बेचा, मजे की बात। लेकिन अब ध्यान से सुनो एग्जांपल, मैं अगर यहां पर मेरी पेन ड्राइव्स लेकर जाता, कोर्स की पेन ड्राइव्स, सर क्या मतलब कि मेरी पेन ड्राइव में एनक्रिप्टेड डेटा है, सारी के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सारा सब कुछ, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, सब कुछ वहां पर है, मैनुअल वगैरह सब। मैं 5 पेन ड्राइव या 10 पेन ड्राइव लेके गया हूं और वो पेन ड्राइव वहां पर जाकर ट्रेनिंग सेशन के बाद में बेच रहा हूं। सर वो तो गुड सर, हाँ, तो वो भी सर्विस है ना, वो भी सर्विस है दोस्त। यहां पर मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन चेंज नहीं करा। पेन ड्राइव बोल देने मात्र से, ध्यान से सुनना, पेन ड्राइव बोल देने मात्र से वो गुड्स नहीं बनेगा। पेन ड्राइव नहीं बेच रहा हूं, पेन ड्राइव के अंदर जो कोर्स है वो बेच रहा हूं, पेन ड्राइव तो एंसिलरी हो जाएगा वहां पर। तो 64 जीबी का पेन ड्राइव, 64 जीबी के पेन ड्राइव के अंदर मैंने कंप्रेस करके अपना कोर्स डाल दिया, ठीक है। और यहां सिर्फ बात प्रोफेशनल्स की नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने गया, और सीए स्टूडेंट्स को जो मैं ट्रेनिंग देने गया, मैं अपने साथ में अपनी टीम को लेकर गया, एक जने को, और वो वहां पर बकायदा वहां पर स्टॉल पर अपने कोर्सेज पेन ड्राइव लगा के बैठा हुआ है कि साहब अगर आपको चाहिए तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर लो, वो आपको हाथों हाथ पेन ड्राइव क्लास दे देगा। तो मैं तो क्या लेने गया था, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर एक सेमिनार लेने गया था सीए स्टूडेंट्स का। सीए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, गाइड करना है। फॉर एग्जांपल वो एक काउंसलिंग सेशन था। काउंसलिंग सेशन खत्म होने के बाद सबको समझ में आया, सर बहुत बढ़िया जीएसटी पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया काउंसलिंग करते हैं, हम इनसे जीएसटी पढ़ेंगे। वहां पर भी अगेन वही चीज थी कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई हो जाते, देखो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन इज कैन नॉट बी टर्म्ड एज कि वहां पर जाकर मैंने बेचा, वहां पर जाके मैं मार्केटिंग करके आया, सिर्फ डिस्प्ले करके आया, अपने आप को डिस्प्ले करा मैंने अपने आप को, क्योंकि यहां पर ब्रांड वैल्यू ही मैं खुद हूं। जीएसटी बाय एमएम में ब्रांड वैल्यू ही मैं खुद हूं, तो मैं खुद अपने आप को बेच रहा हूं। आई एम द प्रोडक्ट, आई एम द प्रोडक्ट, आई एम सेलिंग माई सेल्फ, सो आई एम टेक्निकली डिस्प्लेइंग माई सेल्फ, माई क्वालिटीज, हाउ आई टीच, और उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिकली मार्क भी कराए। सो दैट इज नॉट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं पेन ड्राइव्स लेके जाता और वहां पर पेन ड्राइव्स बेचता, वहां पर स्टूडेंट्स अगर फिजिकली पेन ड्राइव खरीदते, तो डेफिनेटली नाउ इन दिस केस आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इन दैट स्टेट, वहां पर फिर मुझे एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाना बनता। बिल्कुल, दैट केस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि अब आप अपने कोर्स को फिजिकली लेकर वहां पर एंटर कर रहे हो, अपनी सर्विस को, और फिर वहां पर आप सर्विस दे रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से आप सोचो, सुनो, मैं जो प्रोफेशनल्स वाले सेशन में गया था, वहां पर अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली मेरा कोर्स परचेस कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम देयर। लेकिन अब सुनो, अगर वो वहां पर बैठा कर मेरे से कंसल्टेंसी ले लेते हैं और मेरे को कहते हैं कि सर आपकी फीस कितनी है, मैंने कहा जी साहब 1 लाख रुपीज प्लस जीएसटी मेरा फीस रहेगा। वो कहते हैं साहब लो पकड़ो, वो इमीडिएटली मेरे को आईएमपीएस कर देते हैं या एनईएफटी कर देते हैं। सेकंड सेशन जो मेरा था, जैसे फॉर एग्जांपल 3 दिन का सेशन है, 4 दिन का सेशन है, तो वहां पर कुछ पार्टिसिपेंट्स स्पेसिफिकली मेरे से पर्सनल कंसल्टिंग लेते हैं, तो मैं वहां पर उनको होटल बुलाकर शाम को, क्योंकि सेमिनार तो पूरे दिन चलता है ना, तो शाम को मैं उनको फिजिकली कंसल्टिंग देता हूं सामने बिठाकर, और सामने बिठाकर कंसल्टिंग देने की फीस होती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वहां पर ये आपके 5-10 हजार में काम नहीं होता, वो फीस लैक्स में जाती है फिर, तो लाखों में वो चार्ज करते हैं फीस। हम वहां पर उनको पर्सनल बिठाकर पूरा जीएसटी समझाते हैं, गाइडेंस, उनके फैक्ट टू फैक्ट केस के बेसिस पर उनको कंसल्टिंग करते हैं कि आपका क्लाइंट है तो क्लाइंट क्या बिजनेस कर रहा है, वो कैसे क्लासिफिकेशन का पॉइंट आपका हिट हो रहा है, रेट का पॉइंट आपका हिट हो रहा है, या प्योर एजेंट की किस तरह से प्लानिंग करके आपको रिएंबर्समेंट के नाम पर जीएसटी से बचाया जा सकता है लीगली, इलीगली नहीं, लीगली प्रोविजंस को किस तरह से सही तरह से कंप्लाई, क्योंकि लोगों को प्रोविजंस ही नहीं पता ढंग से, तो उनको किस तरह से सही से प्रोविजंस इंप्लीमेंट करवाए जा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये आपने कर दी गड़बड़। आप देने गए थे ट्रेनिंग और वहां पर आप एक नया एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो फीस लेकर, भाई साहब ये जो है यहां ना बच पाओगे, यहां ना बच पाओगे, ये फिर। लेकिन अब होगा क्या कि हु इज गोइंग टू ट्रैक इट, हु इज गोइंग टू ट्रैक इट, कि ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए था। मैं वहां क्या करूंगा, मैं वहां अपने बैंक अकाउंट में पैसे डलवा लूंगा और अपनी राजस्थान वाली यूनिट से उसको इन्वेस्ट कर दूंगा इंटर स्टेट। तो यहां पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, कि खासतौर से सर्विस के अंदर, गुड्स के अंदर तो फिर भी एक बार के लिए ट्रैक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपके पास ई वे बिल बनेगा, डिलीवरी चालान बनेगा, डिलीवरी चालान। तो मुस्तफा के साथ जो डिस्कशन मेरा हुआ था, वहां पर मैंने बताया भी था कि जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाओगे डेफिनेटली गुड्स को लेकर, तो वहां पर डिलीवरी चालान तो बनाना पड़ेगा, और ई वे बिल मैंडेटरी है। जब हम ई वे बिल के प्रोविजंस आपको बताएंगे, अभी मैं बोल रहा हूं ना ई वे बिल, अभी आपको नहीं पता सर ई वे बिल क्या होता है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं था, बताऊंगा।
तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाना जरूरी है, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। अब डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा, ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। तो गुड्स के रेस्पेक्ट में तो ट्रैकिंग हो रही है कि कुछ ना कुछ एक से दूसरे स्टेट में जा रहा है, लेकिन जब मैं खुद फिजिकली जा रहा हूं, आई एम द प्रोडक्ट, तो वो हाँ आप मुझे फिजिकली ट्रैक नहीं कर सकते। मैं अपने आप का एज अ ह्यूमन बीइंग ई-वे बिल नहीं बनेगा कि क्या जा रहा है साहब, ह्यूमन बीइंग जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, तो मैं अपने ऊपर अपनी छाती के ऊपर यहां पर ई-वे बिल चिपका के नहीं जाऊंगा मैं कि देखो साहब मैं जा रहा हूं, ये रहा मेरा ई-वे बिल एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंटर करने का। आंसर इज नो। या अपनी जेब में रख के ई-वे बिल नहीं चलूंगा कि मेरे को पकड़ लिया भाई ई-वे बिल दिखा, तू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तेरा भी ई-वे बिल होना चाहिए, इंसान का भी ई-वे बिल होना चाहिए। आंसर इज नो। ह्यूमन बीइंग आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग सर्विस नहीं होते, ह्यूमन बीइंग के द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बट टेक्निकली वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर से ही तो निकल रही है ना वो कंसल्टेंसी। तो वहां पर ट्रैक करना मुश्किल है कि मैं वहां पर जाकर अगर एडवाइजरी देकर आ गया तो मैं इंटरेस्टेड बिलिंग कर दूंगा। एक दो ट्रांजेक्शन हो तब तक तो ठीक, लेकिन अगर ज्यादा ट्रांजेक्शन उस स्टेट में जाकर मैं करे जा रहा हूं, देन वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन कौन से स्टेट में हुए थे। वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि डायरेक्टर या जो भी वहां पर कंसल्टिंग देकर आया, ये आप सिर्फ और सिर्फ तब ट्रैक कर सकते हो जब आप एज अ जीएसटी ऑडिट ऑफिसर ऑडिट कर रहे हो। तो जीएसटी ऑडिट ऑफिसर अपनी ऑडिट के दौरान ही इस चीज को ट्रैक करके चल सकता है कि ये एक्चुअल में ये एग्रीमेंट्स परफॉर्म होते वक्त एग्जीक्यूट हुए थे, इनका टाइमिंग क्या था, इनका डेट क्या था, और उस वक्त ये बंदा लोकेटेड कहां पर था। ये अगर आप माइन्यूटली फैक्ट्स ऑफ द केस ट्रैक करते हो तो आपको पता लगेगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। स्पेसिफिकली सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं। तो अब मैंने बिल्कुल डीप डाउन करके आपको फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से बता दिया। सप्लाई वाला पॉइंट भी, गुड्स और सर्विस वाला पॉइंट भी, सप्लाई वाला पॉइंट भी, कि सिर्फ डिस्प्ले करना, सिर्फ मार्केटिंग करना आपके पास में जो है वो नहीं बनेगा एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी पेनड्राइव लेके जा रहा हूं और अगर मैं वहां पर होटल में अपनी ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को प्राइवेटली बुलाकर कंसल्टिंग दे रहा हूं पैसे चार्ज करके, ये दोनों केसेस आपके पास में सर्विस का बनेंगे। और हाँ, यहां पर आपको एज अ बीइंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट अराइज होगी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ बिजनेस, the last but not the least ingredients for satisfying the concept of casual taxable person.